हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ओके फ्रेंड्स, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? यह प्राकृत। देखिए, इसको जो है इसमें पाली पाठ में जो है किया गया है। ओके फ्रेंड्स, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया? खलीफा के अधिकारों को मानने से अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताना है दोस्तों इसमें। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इनका कांग्रेस का अधिवेशन में 1917 के अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जैसे जिसको नहीं पता वो भी कर सकता है क्वेश्चन यह। ओके फ्रेंड, क्योंकि जिसको पता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो उस आधार पर आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा? 1894। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इसमें बताना है आपको आनंद मठ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है। तो ये सब बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे इनको ज़रूर आप पढ़ के जाना है। जैसे हम एक बार जो है इसको बता देते हैं कि जैसे बंगाल का जो गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव होगा। हम क्या करें? गवर्नर। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल शब्द जोड़ेंगे जो कि बंगाल का ही होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा? पहला वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 में आएगा। फिर उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो है आएगा भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन हो जाएगा। फिर कहेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सो हो जाएगा कौन सा? सी राजगोपालाचारी। इस तरीके से आपको याद रखना, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और आता है लगभग एग्जाम में। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है? तो भारत किस स्थान पर आता है? आपको पता होना चाहिए भारत किस स्थान पर आता है। 7वें। निम्न में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोड़दार का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है इसमें। देखिए, हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, रॉकी फोल्डेड माउंटेन है, अरावली फोल्डेड माउंटेन नहीं है, यानी इंडीज भी फोल्डेड माउंटेन। इसमें ऑप्शन जो सही होगा ये अरावली होगा। वैसे भारत में अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना है? ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसमें कौन सा होगा? कजाकिस्तान।
दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान दुग्ध उत्पादन। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? अब ये आप इसको पढ़िए, बताइए राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, इसको पढ़ेंगे और बताएंगे। तो इसमें अब देखिए हम बता रहे हैं सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, राजस्व घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ है, और अगर डेट पूछ दे तो 15 मार्च 1950। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, देखिए वर्तमान 2021 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और यही अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 2017 में पूछता तो लगभग 27 थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसमें वर्तमान में 12 हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया वो संविधान? 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? मतलब 6 वर्ष तक का मतलब है 5 वर्ष का अमूमन होता है, तो 1 साल के लिए कितनी बार बढ़ाया गया है? और इससे पहले एक क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, हाँ, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी में वाक स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता है, सोने की स्वतंत्रता है, टहलने की, मतलब सब टोटल स्वतंत्रता है इसी में। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो इसमें बताना है दोस्तों, 1 बार बढ़ाया गया है, वो भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इमरजेंसी में। वो भी 76 तक शासन था, 71 से 76 तक, और 77 तक फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ओके फ्रेंड्स, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? गलनांक घट जाता है। निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जैसे इसमें एक फार्मूला होता है ईंट पर नाच, जैसे देखिए ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इस प्रकार से यह एक मतलब ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा? तो छोटी आंत। छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन होता है। बड़ी आंत का काम क्या होता है? जो पानी वगैरह होता है उसको ऑब्जॉर्ब करना। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है, 60 से 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसमें दोस्तों निकाल लीजिएगा आप लोग, जैसे इसमें कैसे हो सकता है 60 से 80, जैसे 60 से 80 का मतलब है देखिए 61 अभाज्य है, मतलब कौन सा कर अभाज्य जो किसी से ना कटे। अब देखिए 63 जो होगा वो कटेगा, तो इसमें से कौन सा होगा? 67। ठीक है, 67 होगा। फिर उसके बाद और कौन सा होगा? 67 के बाद देखिए 69 कटेगा, यानी 71 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? 73 हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए 74 75 होगा नहीं, 76 भी नहीं होगा, 77, 7 से कटेगा 78, 79, 79। देखिए ये अभी नहीं किसी से कटेगा 79। तो ये हो गई। अब इनको जब जोड़ेंगे
तो कितना प्राप्त होगा, 351 प्राप्त होगा हमको। ओके फ्रेंड्स, इसको जोड़ लेना तो इसको 351 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन एक और है, A/B C/D और बराबर 5, तो इसका मान बताना है। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, इसमें देखते हैं। जैसे इसमें A का मान कितना, A/B बराबर 5/1, यानी देखिए ये बराबर ये है और ये बराबर भी ये है। तो आपको देखिए A का मान कितना है, 5 है, तो C का मान कितना है, 5 है, और बटे में इसके 1 मान लीजिए, कुछ नहीं, तो इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। तो आपको पता होगा, यानी B और D का मान कितना हो गया, 1 हो गया, A और C का मान 5 है। तो इसमें मान रख दीजिए सीधे सीधे आप। इसमें मान रखते हैं सीधे सीधे, यानी 3 × 5, ठीक है, और प्लस 4 × 5, और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, 3, और गुणे 1 क्या होगा, एक वही 3 ही रहेगा, और प्लस 4 × 1, तो वो 1 ही रहेगा। 4 3 7 हो गया, और ये बराबर 7 हो जाएगा, ऊपर बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो 7 × 5 = 35, तो 5 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लघुत्तम पूर्ण संख्याओं को इतने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। तो x के अंकों का योग, जैसे आप जो पूर्ण संख्या है इसको क्या करिए, इसका लघुत्तम समावर्तक, जैसे इसे इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे इस तरीके से 5 9 5 3 5, पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 × 3, 3 × 27, बचे 2, बचे 25, 3 × 8 = 24, ठीक है, 3 × 4 = 12, और 3 × 5 = 15, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, और फिर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, और 3 × 3 3, 3 × 5 = 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी और 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 2205 आया है। अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको, जो है जैसे संख्या कितनी थी, 5 9 5 3 5, तो इसको काट लेते हैं। 3 3 × 3 × 27, और 2 बचे, 3 × 8 = 24, 1 बचा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। फिर 3 से काट लेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 5 = 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 3 दूनी, और ये 2 संख्याएँ लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 3 × 5 = 15। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। फिर और देख लेंगे, अब किससे कटेगा, ये 3 से ही कटेगा। 3 अब देखिए नहीं कटेगा ये, अब आपका अब कटेगा किससे, 5 से काट लीजिए आप, 5 से, 5 8 5 × 20, और 5 × 9 = 45। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो आपके मतलब जो है कॉमन कौन से नहीं बन रहा है, देखिए कॉमन ये बन रहा है, फिर देखिए कॉमन ये बन रहा है, कॉमन ये बन रहा है। अब देखिए 3 और 5 का फैक्टर मतलब जो है ये इनके पेयर नहीं बन रहे हैं। तो 3 5 के जो पेयर नहीं बन रहे हैं, तो यानी 5 × 3 = 15 संख्या हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी हमने निकाल लिया 15 संख्या। अब यहाँ वहीं पर कह रहा है कि जो x है, x कितना आ गया, 15। अब कह रहा है इनके अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 1 और प्लस 5, तो आंसर कितना होगा उसका, 6 होगा। तो देखो इसमें जो है कितना आंसर होगा, इसमें आंसर आपके अंकों का योग कितना निकला, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या में 30% की वृद्धि, आप 100 मान लीजिए संख्या को आप क्या करिए, 100 मान लीजिए। अब 100 में जो है 30 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 130। अब इसमें कह रहा है 30% की कमी करो,
130 में 30% की कमी करेंगे तो कितना आएगा? 130 में 30% की कमी करेंगे तो 91 आ जाएगा। 91 में 30% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63.7। 63.7 आ जाएगा। तो अब इसको 100 से घटा दीजिएगा तो वही लगभग आ जाएगा 36% की कमी लगभग आ जाएगी, 36% की कमी। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ? 36% की कमी। यदि 35 संख्याओं का औसत 27 है, 35 संख्याओं का औसत कितना है? औसत का मतलब गुणा कर दीजिए, पहले संख्या निकाल लीजिए, 22 है। तो आंसर कितना आया इसमें? 770 आया। इनकी गुणा 35 और 22 की गुणा करेंगे तो 770 आ जाएगा। अगर आप प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है, यानी 17 संख्याओं का, इसी की जैसे 35 संख्या है, इसमें प्रथम 17 संख्याओं का औसत 19 है, और फिर कह रहा अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। ठीक है, अब ये बीच में जो एक बची है तो वो संख्या कौन सी? 18वीं बची है, तो वही पूछ रहा है संख्या। तो इसका योग और इसका योग आप निकाल लीजिए। इसका योग कितना आ जाएगा? 323। इसका योग कितना आ जाएगा? 340। अब इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 663। अब देखिए, अब आपको किससे घटा देना है? 35 संख्याओं से। ये कितनी संख्या है? 34 संख्याएँ हैं। संख्याओं का योग कितना है? 663 है। 35 संख्याओं का योग कितना है? 770 है। तो आप घटा दीजिए इससे, 770 से आप 663 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 107 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 107। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूल्हा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अलगाव की स्थिति। ठीक है, अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हा। जग प्लस ईसा यानी जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ओके फ्रेंड्स, स्वर संधि। मृषण शब्द का विलोम है। मृषण शब्द का विलोम क्या होगा? रुच। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा? आध्यात्म। ठीक है, यह अशुद्ध है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं जल्दी ही। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।